यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, उसके स्पेक्ट्रम में जो बामर सीरीज होती है उनकी वेवलेंथ्स में, यानी विजिबल लाइट की रेडिएशन की जो वेवलेंथ्स होती है, यानी विजिबल लाइट की जो रेडिएशन होती है और उसकी जो वेवलेंथ्स होती है, जिसकी रेंज क्या होती है 410 नैनोमीटर से 656 नैनोमीटर तक की होती है, जिसमें हमारे सातों कलर यानी विबग्योर होते हैं। और विजिबल लाइट की इस बामर सीरीज़ में वेवलेंथ जो है लेफ़्ट टू राइट यानी वायलेट कलर से रेड कलर की तरफ वेवलेंथ बढ़ती है। यानी यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, रेड कलर रीजन की होगी, जो कि क्या होगी 656 नैनोमीटर। यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा बी। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। जैसा कि मैंने एक छोटी सी जानकारी दी कि हमारा हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होती है, हमारी 5 सीरीज़ होती है। एक तो होती है लाइमन, एक बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। और जैसा कि क्वेश्चन में हमें बामर सीरीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि हमें कहाँ प्राप्त होती है, विजिबल लाइट रीजन में प्राप्त होती है, यानी विजिबल रेडिएशन में प्राप्त होती है, जो हमें आँखों से दिखती है। यानी लाइट का वो रीजन जो हमें आँखों से दिखता है। और ये जो रीजन होता है जिसमें गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यह हमें आँखों से नहीं दिखता है, ये इनविजिबल होता है। उसी तरह जो इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो है, ये रीजन भी हमें जो है आँखों से नहीं दिखता है, ये इनविजिबल होता है। और इस विजिबल रीजन में हमारे 7 कलर्स होते हैं, जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं शॉर्ट में। ये हमारी क्या होती है, इस रीजन में बामर सीरीज होती है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारी जो वेवलेंथ है वो लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है। यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि जो हमारी रेडिएशन की एनर्जी होती है वो क्या होती है, प्लैंक फार्मूले से एच न्यू यानी फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, प्रोपोर्शनल में होती है, यानी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। यानी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी रेडिएशन की तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लेम्बड़ा। सी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, और लेम्बड़ा हमारी वेवलेंथ। न्यू की जगह फार्मूले में अगर हम सी बाय लेम्बड़ा रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच सी बाय लेम्बड़ा। अब यहाँ पर हमारी वेवलेंथ लेम्बड़ा क्या हो गई, एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। यानी जिस रेडिएशन के लिए वेवलेंथ ज़्यादा होगी, अधिक होगी, उसके लिए क्या होगी, एनर्जी कम होगी। अगर हम इस रिलेशन को इस हाइड्रोजन एटम से अगर हम समझें, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे हमें रेडिएशन को समझने में आसानी होती है। इससे हमारे क्वेश्चन में पूछे गए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को समझने में भी आसानी होगी। ये हमारे एटम का न्यूक्लियस है और ये क्या है, हमारे शेल्स हैं। यहाँ पर हमने 6 शेल्स ले रखे हैं, क्योंकि एन क्या होता है, मेन क्वांटम नंबर, जो कि शेल्स को यानी एनर्जी लेवल्स को शो करता है। ये हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं और हर लेवल की एनर्जी अलग अलग होती है। जो शेल न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं एट्रैक्शन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो फर्स्ट शेल क्या होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है, तो न्यूक्लियस का एट्रैक्शन इस फर्स्ट शेल पर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर यह हमारा सेकंड एनर्जी लेवल यानी सेकंड शेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस से दूर हो गया, यानी इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और कम हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो है ये जो थर्ड शेल है ये और दूर हो गया न्यूक्लियस से, तो इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। यानी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे शेल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। यानी सबसे कम एनर्जी इस फर्स्ट शेल की होगी और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ये 6th शेल की होगी। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है और ये फर्स्ट शेल में आना चाहता है तो इसे जो है एनर्जी को रिलीज़ करना होगा, निकालना होगा, ताकि जो है वो इस शेल में आकर रह सके। यानी इस शेल के बराबर एनर्जी उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, निकालना होगा।
और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड शेल में है और यहाँ से जो है वो फर्स्ट शेल में जाना चाहता है थर्ड शेल से, तो उसे जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, यहाँ से जो है इस शेल में जंप करना पड़ेगा, ट्रांजिशन करना पड़ेगा। तो ये जो है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, जो कि क्या होता है, फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है क्या होती है, रेडिएशन एनर्जी होती है, जो कि फोटॉन के फॉर्म में रिलीज़ होती है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी कब रिलीज़ होगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट यहाँ पर जो हमने सिक्स्थ शेल ले रखा है उससे जो है फर्स्ट शेल में जो है जंप करे। यानी सबसे ज़्यादा रेडिएशन कब रिलीज़ होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है सिक्स्थ शेल से, सिक्स्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जाए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि सबसे कम एनर्जी कब रिलीज़ हुई थी, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में गया था, क्योंकि उसे यहीं के यहीं पास के पास में जंप करना था, तो एनर्जी कम रिलीज़ हुई। और हमने इस रिलेशन से क्या देखा था कि जब एनर्जी कम रिलीज़ होती है तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। यानी ये जो रेडिएशन यहाँ पर निकल रहा है इसका लैम्बडा सबसे ज़्यादा होगा। अब दूसरे वाले में हमने क्या देखा था कि जंप कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, ट्रांजिशन थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में हो रहा था। यानी यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो इस रेडिएशन की जो यहाँ पर ये निकली इसके लिए क्या होगी, वेवलेंथ इसकी कम होगी। और यहाँ पर हमने क्या देखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ शेल से फर्स्ट शेल में जा रहा था। यानी यहाँ पर इस ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये वाली रेडिएशन के लिए वेवलेंथ और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि ट्रांजिशन जितने पास वाले शेल में होंगे उतनी जो है एनर्जी कम रिलीज़ होगी, और इस ट्रांजिशन में निकलने वाली रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अब हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में आते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो बामर सीरीज का स्पेक्ट्रम होता है उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी। और हम जानते हैं बामर स्पेक्ट्रम कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर के सभी एनर्जी लेवल से सेकंड वाले एनर्जी लेवल में जाते हैं। यहाँ पर कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ शेल से सेकंड शेल में, फिर यहाँ पर जो है फिफ्थ शेल से फाइनली कहाँ पर, सेकंड शेल में जाता है इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर जो है फोर्थ शेल से सेकंड शेल में जाता है इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पर जो है थर्ड शेल से सेकंड शेल में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी सीरीज़ के रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं, बामर सीरीज़ के रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा, बामर सीरीज़ रेडिएशन कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ से इनिशिएट करते हैं, कौन से शेल से इनिशिएट, यानी आई, यानी थर्ड शेल से सेकंड शेल में जाते हैं, यानी फाइनली कहाँ जाते हैं, सेकंड शेल में। फिर कहाँ से गया, फोर्थ शेल से गया, फिर कहाँ से गया, फिफ्थ शेल से गया, फिर कहाँ से गया, जो है सिक्स्थ शेल से गया, और एंड सो ऑन। और ये सारे फाइनली कहाँ गए, सेकंड शेल के अंदर गए। यानी कौन सा शेल, फाइनल शेल क्या है अपना, सेकंड शेल है। तभी ये क्या बनती है, बामर सीरीज़ बनती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड शेल में जाए या थर्ड से सेकंड में जाए, जब फोर्थ से सेकंड में जाए, जब जो है फिफ्थ से सेकंड में जाए, और जब सिक्स्थ से सेकंड शेल में जाए, तो हमारी कौन सी सीरीज के रेडिएशन हमें प्राप्त होते हैं, बामर सीरीज के रेडिएशन प्राप्त होते हैं, जो कि क्या होते हैं, विजिबल रीजन में होते हैं, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में। और हमने क्या देखा था कि जो शेल्स जितने पास पास होंगे उसकी एनर्जी उतनी कम रिलीज़ होगी। यानी ये सबसे कम एनर्जी जो है थर्ड शेल से सेकंड शेल में जाने पर रिलीज़ होती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड शेल में जाएगा तब जो है एनर्जी सबसे कम रिलीज़ होगी, लेकिन वेवलेंथ जो है सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रिलीज़ होगी, जो कि क्या होगी, रेड कलर की होगी। यानी अगर हमें क्वेश्चन में बामर सीरीज के स्पेक्ट्रम की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर निकालना है
कितनी होगी, तो हमें कौन से ट्रांजिशन की वैल्यू उठाना पड़ेगी, जो है Ni यानी इनिशियल शेल जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और जो है फाइनल शेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचा। इन दोनों की वैल्यूज़ का यूज़ हमें करना होगा, तभी हमें जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की रेडिएशन हमें प्राप्त होगी। तो हम रेडबर्ग के वेवलेंथ के फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये हमारा रेडबर्ग का वेवलेंथ को निकालने का फार्मूला है, जिसमें RH क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स या पर मीटर। यहाँ पर जो है रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या है, मीटर में है। इसे हम बाद में नैनोमीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारा आंसर नैनोमीटर में है। यहाँ पर Z हमारा हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है, जो कि क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट करता है जिस शेल से, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे N इनिशियल, और जहाँ पर वो जाएगा सबसे कम एनर्जी के लिए यानी फाइनल शेल NF, यहाँ पर जो है फाइनल शेल की वैल्यू रखाएगी। और हम जानते हैं हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ प्राप्त करना है, तो हमें जो है Ni की वैल्यू 3 रखना होगी और NF की वैल्यू 2 रखना होगी, क्योंकि इसी कंडीशन में जो है एनर्जी सबसे कम रिलीज़ होती है, तो हमें वेवलेंथ ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी, यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने पर, यहाँ पर हमने इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर अब हम इस वैल्यू को हल करेंगे, तो यहाँ पर 5/36 आ गया। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हमें ये वैल्यूज़ मिल गई है। यहाँ पर अब इन वैल्यूज़ को कैंसिल करने पर हमें 1/λ की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 0.1523 इंटू 10⁻⁷, जो कि क्या है मीटर में है। अब हमें चूँकि लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, तो हम इस पूरे वैल्यू को पलट देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लैम्बडा इज इक्वल टू 1/0.1523 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसको हल करने पर हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी लैम्बडा की, लैम्बडा इज इक्वल टू 6.56 इंटू 10⁻, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 मीटर। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी लैम्बडा की। अब चूँकि आंसर हमें नैनोमीटर में देना है, तो इस मीटर को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो हम यहाँ पर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस वैल्यू में हम जो है इस नैनोमीटर की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये इंटू 10⁹ नैनोमीटर। तो यहाँ पर 7 माइनस से 9 के 7 प्लस कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10⁻2 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो है 10⁻2 बचा है, और 10⁻2 का मतलब क्या रहता है 100। तो यहाँ पर हम जो है एक पॉइंट से एक ज़ीरो कैंसिल, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये ज़ीरो कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 656 नैनोमीटर, जो कि हमारा आंसर बी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।